अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अच्छा वीवर्स, टेलीकॉम सेक्टर में भेजने के लिए हमने तकरीबन 50 के करीब जनरेटरों को रेडी किया है और ये तमाम जनरेटर्स को हमने DeepC 7320 के साथ कॉन्फ़िगर करके कंट्रोल किया हुआ है। ये इसका कंप्लीट ATS है और नीचे हमने इसका MOR भी लगाया हुआ है। तो ये आप सारे जनरेटर्स देख सकते हैं। जनरेटर्स को कंट्रोल करना, चलाना, उस पर वर्किंग करना थोड़ा सा टफ है। अगर इसको आप सही तरह से सेफ्टी को ऑपरेट करते हैं, इसकी सारी सेटिंग कॉन्फ़िगर को एडजस्ट करते हैं, उस जनरेटर की जो किलोवाट रेटिंग है, उसके KVA रेटिंग है, उसके वोल्टेज हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी है, एम्पेयर्स हैं, वोल्टेज है, टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर, अगर इन सारी चीज़ों को आप सही तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं अपने कंट्रोलर में, तो फिर आपकी ये मशीनरी लाइफ टाइम आपको परफॉर्मेंस देती रहेगी। अदरवाइज़ मैंने अक्सर देखा है जो टेक्नीशियंस को जनरेटर के ऊपर वर्क करने का नहीं पता होता, वो उन्होंने फ्यूल की सोलिनॉइड जो है वो डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट की होती है और जनरेटर को चला देते हैं। इवन बाद साइड पे जनरेटर्स बंद भी होते देखे हैं कि उनका जो टेम्परेचर है इतना हाई हो जाता है फ़ैन बेल्ट टूटने की वजह से, या उसके जो वाटर बॉडी है वो फेल होने की वजह से, या उसका जो ऑयल पंप है वो ख़राब होने की वजह से, रेडिएटर में पानी लीक होने की वजह से, क्योंकि उसका फ्यूल डायरेक्ट होता है वो चलता चला जाता है और इंजन एंड टर्म उसका जो है वो सारे का सारा जो है वो बर्न हो जाता है। इवन BTS साइड तक भी बर्न हो जाती हैं। तो खुदारा कभी भी आप अगर इंजन आपका बार बार बंद हो रहा है तो उसके फ्यूल को शॉर्ट मत करें, और अगर फ्यूल को शॉर्ट करना भी पड़ता है, नहीं कोई सलूशन निकलता है उस टाइम, तो प्लीज़ जनरेटर को लीव ना करें, अकेला ना वहाँ पे साइड पे छोड़ें। कुछ टाइम उसके पास जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको चला के बैठ जाएं, ताकि इन केस अगर कोई इशू होता है तो आप फ़ौरन बंद कर सकें। बाकी मेरा वीडियोस सारी बनाने का यही पर्पज़ है कि आप लोग इससे कुछ सीख सकें, आपको कंट्रोलर्स पर काम करना है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आती थी साइट से, टावर से, हमारे अपनी भी कंपनी के टेक्नीशियन से बार बार कि सर हम यहाँ पे फंस गए हैं, हमें यहाँ से समझ नहीं आ रही। तो उनको काफ़ी हेल्प मिली है। तो आप भी मेरी वीडियोस देखा करें। अगर नहीं कोई बात समझ में आती तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। DeepC सॉफ्टवेयर के दो पोर्शन होते हैं। ऊपर वाले पोर्शन में आप उसकी कॉन्फ़िगर को तब्दील कर सकते हैं और नीचे वाला जो स्काडा पोर्शन है, इससे आप अपने मॉड्यूल को अपने स्क्रीन पे सिस्टम पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सेट नीचे वाली रो होती है, इसके ऊपर आप एरो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आपका जो मॉड्यूल है वो आपके सामने डिस्प्ले पे आ जाएगा। ये देखें, यहाँ से आप अपने जनरेटर को स्टार्ट स्टॉप करवा सकते हैं, ऑटो चला सकते हैं। अभी मैं ऑटो चला रहा हूँ। ये जनरेटर हमारे यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ये इंजन ने क्रैंक ले ली है। अभी उसका जो टाइम है सेफ्टी का वो 10 सेकेंड चल रहा है। और ये देखें डिजिटल इनपुट C शो करवा रहा है जनरेटर हमारा, जबकि यहाँ पे टेम्परेचर स्विच की इंडिकेशन ऑन हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो कॉन्फ़िगर है वो इसके साथ हमारी वायरिंग के साथ मैच नहीं हो रही। तो अभी हम आपको दिखाते हैं ये कुछ फाइल्स जो है मैंने पहले से ऑलरेडी सेव की हुई हैं। तो फाइल सेव करने का प्रोसेस मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप किसी भी एक मॉड्यूल की फ़ाइल को जो सही चल रहा हो उसको आपने रीड करना है और मॉड्यूल में सेव कर लेना है।
और सेव फाइल को आपने दोबारा से रीड नहीं करना, आपने सेव फाइल को यहाँ से ओपन करना है और ओपन करने के बाद जब ये ओपन हो जाए तब मॉड्यूल में राइट कर देना है। अगर आप यहाँ से मॉड्यूल को रीड करेंगे, जैसे ये रीड लिखा हुआ है, तो रीड करने से आपके जो मॉड्यूल की फ़ाइल है वो आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी और वो ओपन फाइल को फिर आपको सारी दोबारा से री कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी एक एक चीज़ को और फिर आपको राइट करनी होगी। अगर आप जस्ट रीड करते हैं और फिर राइट करते हैं तो वो सेम फाइल दोबारा उसी तरह ही आपके सिस्टम में पेस्ट हो जाएगी और उससे फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये देखेंगे मैंने फ़ाइल सारी पहले से ऑलरेडी सेव की हुई है। हाँ, मैंने इस फाइल को जस्ट राइट करना है यहाँ से, ये मैंने राइट यहाँ से की है। तो ये जो मेरी फ़ाइल बनी हुई है ये मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने अपनी बनाई हुई है। ये मेरी जनरेटर और इस कंट्रोलर को मैच कर रही है। बाज़ दफ़ा ना वर्जन चेंज होने की वजह से सेम एज जैसे मॉड्यूल की भी फ़ाइल उसमें पेस्ट नहीं होती, तो वर्जन का भी ख्याल रखा करें। वर्जन से भी ये जैसे ऊपर हमारे पास ये वर्जन लिखा है 7.7, तो इसमें मुख्तलिफ वर्जन आते हैं। DeepSeek 7320 में ये लेटेस्ट वर्जन है जो अभी हमारे पास न्यू आ रहा है। तो मैं हर वर्जन की जो फ़ाइल है उसको सेव कर लेता हूँ अपने पास, ताकि जब भी मेरे पास कोई भी कंट्रोलर आए तो मैं उसकी फ़ाइल जो है ना उसमें सबमिट कर सकूँ। तो ये आप देखें डेट एंड टाइम, यहाँ से आप इस तरह से मेंटेनेंस में जाके स्काडा में चेंज कर सकते हैं। और बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं सर आवर रन जो है इनको हम कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो ये आवर रन है, नंबर ऑफ़ स्टार्ट है और इसके साथ दाएं तरफ सेट का बटन है। आप यहाँ से सेट करेंगे तो ये जितने आपने रखने होंगे उतने आ जाएंगे। जैसे ये देखेंगे मैंने दोनों यहाँ से सेट किए हैं। आप यहाँ से ज़ीरो भी करना चाहें तो ज़ीरो भी कर सकते हैं। ये स्काडा जो होता है ये सिर्फ आपके सिस्टम पर ही ऑपरेट होता है, आपके मॉड्यूल पे ये स्काडा जो है इसकी कॉन्फ़िगर नहीं होती। तो इसलिए ये अपनी हर जो है टेक्नीशियन DeepSeek का सॉफ्टवेयर है या कोई और कंट्रोलर है तो उनके सॉफ्टवेयर अपने PC में ज़रूर सेफ रखा करें। अभी ये हमने इसको स्टार्ट करवा दी है, इसकी तमाम सेफ्टी हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें ये जनरेटर हमारा अब चल गया है, इसमें कोई अलार्म नहीं आ रहा है। जब आपने फ़र्स्ट टाइम जनरेटर चलाया था तो उसमें डिजिटल इनपुट का अलार्म आ रहा था और इधर इंडिकेशन आ रही थी टेम्परेचर की। अब देखिए मैंने इमरजेंसी दबाया है तो इमरजेंसी की इंडिकेशन आई है और स्क्रीन पे इमरजेंसी स्टॉप ही लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि मेरी कॉन्फ़िगर जो है वो प्रॉपर मेरी वायरिंग के साथ मैच हो रही है और जो मैंने कंट्रोलर पे कॉन्फ़िगर की है मैंने जनरेटर पर उसी टाइप की वायरिंग की है। तो मैं अभी इमरजेंसी को रीस्टार्ट कर लिया है, तो मैं दोबारा जनरेटर को चलाने लगा हूँ। जनरेटर मेरा दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अब मैं इसकी सेफ्टी नेस्ट जो ऑयल प्रेशर की है ये यहाँ से मैं इसका ऑयल प्रेशर आपके साथ चेक करने का तरीका शेयर करता हूँ। तो आपने इस ऑयल प्रेशर को बॉडी के साथ शार्ट करना है, क्योंकि जब हमारा जनरेटर चल जाता है तो ये जो हमारी ऑयल प्रेशर की वायर है ये ओपन हो जाती है। ऑयल प्रेशर स्विच एक्चुअली ये स्प्रिंग टाइप होता है जो कि नॉर्मल हालत में बॉडी के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पे आप देखें ना इसकी इंडिकेशन भी आ रही है ऊपर ऑयल प्रेशर स्विच की, और यहाँ पे ऑयल प्रेशर लो स्विच भी लिखा हुआ आ रहा है। तो इसकी इंडिकेशन जो है ये बंद जनरेटर पे आती रहती है, लेकिन जैसे ही जनरेटर चलता है ये इंडिकेशन चली जाती है। अब हम टेम्परेचर स्विच की तरफ जा रहे हैं। तो ये टेम्परेचर स्विच में भी हमने दो वायर्स को शॉर्ट करना है, क्योंकि ये भी ओपन होता है जब सेफ्टी ऑपरेट होती है, स्विच हीट अप होता है तो इसका बायोमीटर स्ट्रिप आपस में चिपक जाती है।
और वो हमारा मॉड्यूल जो है उसको फिर बंद करवा देते हैं। इसमें नेगेटिव हमने दी होती है, दूसरी नेगेटिव हमने अपने मॉड्यूल की तरफ से ले जाते हैं। तो हमारे जितने भी स्विचेस होते हैं वो नेगेटिव ऑपरेटेड होते हैं। तो ये देखें, मैंने इसमें वायर को शॉर्ट की है तो हमारा जनरेटर बंद हो गया। एक्चुअली में जब ये हमारे स्विच जो हैं ये अंदर से शॉर्ट होते हैं या ख़राब होते हैं तो फिर हमारे मॉड्यूल इनको बंद कर देते हैं। अभी हम फ़िलहाल अपनी वायरिंग को टेस्ट कर रहे हैं अपने कंट्रोलर के साथ। तो ये देखें, हमारा टेम्परेचर स्विच जो है वो अभी ऑपरेट हुआ है। अब मैं जनरेटर चला के इसकी जो थर्ड सेफ्टी है ये है वाइंडिंग टेम्परेचर स्विच की, ये मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। तो ये हमने स्विच जो है अल्टरनेटर के अंदर लगाया हुआ है और उसकी एक वायर हमने यहाँ पे अपने कंट्रोलर में दी हुई है सी आउटपुट पे। तो ये देखें, हमारा हाई वाइंडिंग टेम्परेचर स्विच का अलार्म आ रहा है। ये हमने शॉर्ट दी हुई है यहाँ पे। हमारा स्विच आम हालत में नॉर्मली शॉर्ट होता है, लेकिन जब उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है, अल्टरनेटर हीटअप होता है तो वो स्विच जो है हमारा ओपन हो जाता है। तो इसलिए मैंने जैक को यहाँ से ओपन करके चेक करवाया कि वो अलार्म इसमें आता है या नहीं। तो इसमें वो अलार्म आ चुका हुआ है। तो ये हमारा जो है ये सी अलार्म भी ऑपरेट हो गया हुआ है। तो अभी हम इसको भी रीसेट करते हैं और आपको सारे अलार्म जो है वो चेक करवाते हैं एक साथ। तो ये अभी हमारा ऑयल का भी अलार्म आ रहा है, अमूल का भी आ रहा है और ये कंट्रोलर के सारे अलार्म भी शो कर रहा है। चारों इंडिकेशन टेम्परेचर की भी है। बाकी आप मज़ीद इवेंट ब्लॉग में जाके हमें पूरी अलार्म की हिस्ट्री जो है वो चेक कर सकते हैं। 16 मार्च 2021 को ये 11:49 के लगे ये अलार्म है। तो ये जैसे जैसे अलार्म चेंज होते जाते हैं, नीचे जो हमारा टाइम है वो भी चेंज होते चला जाता है। पहले 32 था, 27। तो ये इवन बेसिक हिस्ट्री है जो हमारे कंट्रोलर में सेव होती है और हमें बाद में भी महीने बाद भी पता चलता रहता है कि फ़लाँ डेट को हमारा ये अलार्म आ है। और अगर हम साइड पर मौजूद ना हो और हमारा इंजन बंद हो जाए तो हम यहाँ से जाके अपनी हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं कि जनरेटर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अब तो बड़ी आसानी हो गई है, डिजिटल डिस्प्ले वाले मॉड्यूल आ चुके हैं। एक टाइम था जब कि स्टार्ट मॉड्यूल होते थे और इन्हें जनरेटर में कोई अलार्म वगैरह आता था तो वो भी पता नहीं लगता था। क्योंकि बड़े टाइम में सिक्योरिटी पैनल होते थे, उनमें पैनल्स की रिलेट जो पैनल में जो फॉल्ट आते थे वो भी ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाती थी। तो अब के वक्त में मेरे में क्या आपको किसी भी टेक्नीशियन को कंट्रोलर पे काम करने में मुश्किल आ सकती है। तो कंट्रोलर ऑर्डर भी आपको हर चीज़ वाजिया तौर पर बता रहा है, लेकिन इसकी शर्त ये है कि आपने अपने जनरेटर के हिसाब से अपनी कॉन्फ़िगर को अच्छी तरह से टेस्ट किया है। तो ये सेफ्टी है। अभी हम जनरेटर चला के आपको जनरेटर के वोल्टेज जो है वो ट्रैक करके चेक करवाते हैं। क्योंकि वातावरण है मैंने फील हुआ तो अभी ये देखते हैं। जैसे मैंने ब्रेकर ड्रॉप किया जन अंडर वोल्टेज का अलार्म आ चुका है। तो अभी हम इस जनरेटर को चलाते हैं और इसके अंदर डाल के आपको चेक करवाते हैं। इसके लिए जो ये हमारा जनरेटर है तो 0.8 पावर फैक्टर में हम इसमें टेस्ट करके आपको चेक करें। ये हमारा एलो आ रहा है, ये हमारा जनरेटर आ रहा है।
ये हमारी पैनल्स पे वीवर सप्लाई आ चुकी है जनरेटर की। ये मेरा रजिस्टिव लोड है और ये साइड हमारी इंडक्टिव लोड की है। रजिस्टिव लोड जो है हमारा वो यूनिटी पावर फैक्टर पे होता है, और जैसे मैं उस पर डालूँगा इंडक्टिव लोड तो मेरा पावर फैक्टर जो है ड्रॉप होता चला जाएगा। तो ये देखेंगे 0.80 पे मेरा पावर फैक्टर आ गया, एम्पेयर में 43 हो गया। रजिस्टिव लोड पे एम्पेयर भी कम होते हैं, 37 38 का मैक्सिमम एम्पेयर आते हैं। ये मेरे इंजन पैरामीटर्स हैं। अब मैं इसकी पावर को चेक करता हूँ स्कैडा साथ कनेक्ट करके। इंजन मेरा इस टाइम चल रहा है 50 टेम्परेचर पे, 5.97 पे ऑयल प्रेशर है। जनरेटर की पावर को चले जाए तो 23.4 किलोवाट इसकी जो है पावर है। और अगर इसके करंट पे जाए तो 39 40 41